दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता वो है जिसमें एक हल्की सी मुस्कुराहट और एक माफ़ी से सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आपका हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास क्लास है आज 27 नंबर अपनी। और इससे पहले की जो 26 वीडियो हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर है जो देख लीजिएगा, ठीक है। और आज 3 बजे वाली क्लास जिसने नहीं देखी वो भी देख लीजिएगा, जिसके अंदर कक्षा 9 की कृतिका जो पुस्तक है उसका जो 5वां अध्याय है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया वो कंप्लीट करवा दिया गया है। यानी कि 9th क्लास की दोनों पुस्तकें क्षितिज और कृतिका के सभी पार्ट है जो हमने कर लिए हैं। वो भी नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें सभी दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सकें। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। साथियों, हमने देखिए धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू किया था अपना 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के हिसाब से। तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त जो इतिहास की पुस्तक है इसके अंदर हम आधुनिक काल तक पहुंच गए। आपने, उम्मीद करता हूं, अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे। वो रिवीजन के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे आपके। और धीरे धीरे करते करते अपने 9th क्लास की किताब भी है जो कंप्लीट हो गई है। अब हम 10वीं की किताब है जो शुरू करेंगे। आज हम प्रारंभ करते हैं आधुनिक काल को। आधुनिक काल, ठीक है। सन 1843 से अब तक क्या कुछ घटनाक्रम रहा, क्या कुछ रचनाएं हुई, कृतियां हुई, और कौन सी रचनाएं हैं जो पूछी जा सकती है, क्या महत्वपूर्ण होगा, वो आपको मैं नोट डाउन करवाता चलूँगा, आप नोट करते चलिएगा। प्रारंभ करते हैं। भारतेंदु युग अथवा हम कह सकते हैं पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ। अब पूछा जा सकता है, यहीं से सवाल लिख लीजिए आप, भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग को क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण काल कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, किंतु इसके सीमांकन के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। क्या कुछ समय सीमा है इसकी? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समयावधि बताई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र यानी कि 1850 से 1885 के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की क्या है, संज्ञा दी है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा आप। और इस काल को हरिश्चंद्र तथा उनके जो सहयोगी लेखक थे उनका जो कृतित्व है जो है, उन्होंने जो रचना धर्मिता निभाई है, जो रचनाएं की, उससे समृद्ध है जो माना है। किंतु उनके द्वारा निर्धारित कालावधि से कुछ अन्य लेखकों का वैमत्य है, ठीक है। उनसे मिलता नहीं है उनका मत, यूँ कह सकते हैं, मत भिन्नता है। और यह उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में आरंभ हुआ था। एरो लगा के लिख लीजिए, भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कौन सी? कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब? 1868 ईस्वी में आरंभ हुआ था। लिख लीजिए इसको, ये पूछा गया है। अतः भारतेंदु का जो युग है उसका उदय 1868 ईस्वी से मानना है क्या है, उचित है, ठीक है मामला। इसी तर्क का अनुकरण करते हुए सरस्वती के प्रकाशन वर्ष, सरस्वती जो पत्रिका है इसका प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी को भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक है जो माना जाता है। तो पूछ लिया जाए भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक किसे माना जाता है, तो सरस्वती के प्रकाशन वर्ष 1900 को, ठीक है। ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए, सवाल बन सकता है यहाँ से भी, और बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। भारतेंदु युग में जन चेतना पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी, पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित थी। फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न केवल सक्रियता थी, और इसी कारण भारतेंदु युग में इसको भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। अपितु इन सब में गहन अंतः संबंध विद्यमान था। भारतेंदु युगीन कवि की जो रचना धर्मिता थी, कवियों का जो कार्य था, इस पर प्रभाव पड़ना क्या था, स्वाभाविक था, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इन क्षेत्रों का, ठीक है। इसकी परिणति विषय चयन में व्यापकता और विविधता के रूप में हुई। मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, गोरक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा प्रसार का महत्व, मद्य निषेध, भ्रूण हत्या की निंदा आदि विषयों को कविगण अधिकाधिक अपनाने हैं जो लगे थे। वहीं हम बात करें तो राष्ट्रीय भावना का उदय भी इस काल की अनन्य विशेषता है। राष्ट्रीय भावना भी इस समय प्रकट होने लगी थी साहित्य के अंदर, ठीक है।
ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के विचारों तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों का भी जनजीवन पर क्या प्रभाव है जो पड़ रहा था। आर्थिक, औद्योगिक, धार्मिक क्षेत्रों में पुनर्जागरण की प्रक्रिया आरंभ होने लगी थी। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने शैक्षिक क्षेत्र में भी व्यक्तिक स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान की। अंग्रेजी का प्रचार प्रसार यद्यपि जनता से संपर्क साधन और प्रशासक की आवश्यकताओं के लिए किया जा रहा था, पर अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन ने अन्य देशों के साथ तुलना का अवसर भी है जो प्रदान किया। अंग्रेजी साहित्य को पढ़ने के साथ साथ, अध्ययन के साथ साथ ही जो अन्य देशों का जो साहित्य था, वहाँ से हम अन्य देशों की जो वहाँ का लिटरेचर था उसके साथ हम कंपैरिजन करके वहाँ की चीज़ों को भी जानने लगे थे। और इस तरह राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए क्या उचित है जो वातावरण है जो बन सका। मुद्रण यंत्रों के विस्तार और समाचार पत्रों के प्रकाशन ने भी जन कल्याण में क्या दिया, योगदान दिया। प्रिंटिंग प्रेस वगैरह के ज़्यादा से डेवलपमेंट हुआ तो जन जागरण में ये भी योगदान हुआ। परिणाम स्वरूप तत्कालीन साहित्य चेतना मध्यकालीन रचना प्रवृत्तियों तक ही सीमित न रहकर नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख है जो होने लगी थी। साहित्य चेतना आपने लिखिए। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। यहाँ से सीधे सीधे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, लिखिए आप, नोट कीजिए, यहाँ पर सारी चीज़ें अब नोट करने वाली आएगी। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं रचनाएं। तो इस युग में शताधिक कवियों ने विविध प्रवृत्तियों के अंतर्गत काव्य है जो रचना किए, शताधिक कवियों ने, किंतु उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगन मोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास ये प्रमुख रूप से उल्लेखनीय। बहुत कवि हैं, लेकिन भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों की बात आए तो उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगन मोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास ये भारतेंदु युग के प्रमुख कवि रहे हैं। इनके अतिरिक्त भी हम बात करें तो श्रीधर पाठक 1859 से 1928, बाल मुकुंद गुप्त साहब और हरियोध की कविताओं का प्रकाशन भी इस युग में है जो आरंभ हो गया था। ठीक है, अब सबसे पहले लिखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका एक सवाल हमेशा है जो पूछा जाता है, क्योंकि भारतेंदु युग की शुरुआत है जो इन्हीं से मानी जाती है, यहीं से होती है। तो कविवर हरिश्चंद्र, समयावधि 1850 से 1885। इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद की वंश परंपरा में है जो उत्पन्न हुए थे। पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास भी अपने समय के क्या प्रसिद्ध कवि थे। बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास ये इनके पिता का नाम है और ये भी अपने समय के क्या कवि थे। हरिश्चंद्र ने बाल्यकाल में अपनी काव्य प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था। उस समय के साहित्यकारों ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। कवि होने के साथ भारतेंदु क्या थे, एक पत्रकार भी थे। और लिखिए एरो करके, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का उन्होंने क्या किया, संपादन। तो कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन किसने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और उनकी काव्य कृतियों की संख्या क्या, लगभग 70 मानी जाती है। काव्य कृतियों की संख्या कितनी मानी जाती है, लगभग 70 मानी जाती है। जिनमें लिखिए काव्य कृतियों में पहले लिखिए प्रेम मालिका, हरिश्चंद्र साहब की पहली कृति है प्रेम मालिका। प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फूलवारी, वेणुगीति आदि विशेष जो उल्लेखनीय है। तो ये रचनाएं इनकी कई बार पूछी गई है, तो ध्यान में रखिएगा। इन्होंने क्या हिंदी, ब्रज और उर्दू शैली में भी क्या लिखी है, कविताएं लिखी है। इनकी कविताओं में जहाँ प्राचीन परंपरा विशेषताएं मिलती है, वहीं नवीन काव्य धारा का भी क्या परिवर्तन है जो किया है। जो भी चीज़ें मैं आपको नोट डाउन करूँ उनको आप वापस अगली क्लास हो अगले दिन, उससे पहले है जो कि 8 बजे क्लास होने वाली है, 7:30 बजे उस नोटबुक को उठाना है अपने को और फटाफट जो कल वाली क्लास में जितनी भी चीज़ें हमने नोट की उनको रिवीजन कर लेना है। तो हर चीज़ रिवीजन होती रहेगी तो आपकी खोपड़ी में बैठ दी जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम क्लास को 20-25 मिनट तक का करते हैं, ताकि इतनी ही चीज़ें लिखें ताकि वो अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से रिवाइज हो जाए अगले दिन। राजभक्त होते हुए भी, और ये पुस्तक बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी, राजभक्त होते हुए भी वे एक सच्चे देशभक्त थे। भारतेंदु कविता के क्षेत्र में वे नवयुग के क्या थे, अग्रदूत थे। अगले रचनाकार आते हैं भारतेंदु युग के पुनर्जागरण काल के अपने बद्रीनारायण चौधरी,
प्रेमघन। लिखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रेमघन 1855 से 1923 समयावधि, इनका क्या प्रमुख स्थान आता है। जन्म होता है उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में। ठीक है। भारतेंदु की भांति उन्होंने भी पद्य और गद्य क्या दोनों में विपुल साहित्य जो रचना की है, पद्य और गद्य दोनों में बहुत लिखा है। साप्ताहिक, नागरी निरद और मासिक आनंद कादम्बिनी के संपादन द्वारा उन्होंने तत्कालीन पत्रकारिता को भी क्या नई दिशा दी। तो नागरी निरद, और ये तो था साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, और मासिक थी आनंद कादम्बिनी, लिख लीजिए। इनका संपादन करते हुए इन्होंने तत्कालीन जो पत्रकारिता उसको नई दिशा है जो देने का काम किया था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब ने। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श और मायंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ये इनकी काव्य कृतियाँ। लिखिए आप एरो लगा के काव्य कृतियाँ प्रेमघन साहब की में। जीर्ण जनपद पहली कृति, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मायंक महिमा, अलौकिक लीला और वर्षा बिंदु। देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन नाम भी आपको 2-3 अक्षरों में दिख रहा है। तो इनकी जो भी रचनाएं हैं, जो भी काव्य कृतियाँ हैं, वो भी दो शब्दों की है। देखिए जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, और इनके जो शब्द हैं तुक भी मिल रहे हैं इनके पहले अक्षरों के, मयंक महिमा, मैं, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि 2-2 शब्दों का जोड़े वाली है जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब की ज़्यादातर रचना है। और की भी हो सकती है, लेकिन आपको थोड़ा सा खोपड़ी के अंदर ये पॉइंट जो क्लिक करके रखना है, ये लिख लीजिए। जो अन्य रचनाओं के साथ प्रेमघन सर्वस्व के प्रथम भाग में है जो संकलित है, ये सारी की सारी है जो अन्य रचनाओं के साथ प्रेमघन सर्वस्व के नाम से प्रथम भाग में संकलित है। इनकी कविताओं में श्रृंगारिकता के साथ साथ जातीयता, समाज दशा और प्रेम, देश प्रेम की भी अभिव्यक्ति है जो देखने को मिलती है। यद्यपि उन्होंने राजभक्ति संबंधी कविताओं को भी रचना की है, तथापि राष्ट्रीय भावना की नई लहर भी उनकी कविताओं में है जो देखने को मिलती है। ठीक है, मामला हो गए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब। अब बात करते हैं साहब प्रताप नारायण मिश्र साहब की। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र साहब। तो ब्राह्मण के संपादक, ये पत्रिका ब्राह्मण के संपादक कौन? प्रताप नारायण मिश्र। 1856 से 1894 समयावधि का जन्म बेंजे गांव जिला उन्नाव में होता है। तो ब्राह्मण के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र साहब। वे ज्योतिष का पैतृक व्यवसाय न अपनाकर साहित्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए। इनका प्रताप नारायण मिश्र के परिवार में क्या था? पैतृक व्यवसाय क्या था? ज्योतिष का। ठीक है, लेकिन ये क्या साहित्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए थे। कविता की बात करें, चाहे निबंध की बात करें, चाहे नाटक की बात करें, ये सभी इनके क्या प्रमुख रचना क्षेत्र रहे हैं। वहीं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। लिखिए प्रसिद्ध रचनाएं एरो लगा के। प्रेम पुष्पावली किसकी रचना? प्रताप नारायण मिश्र की। मन की लहर किसकी? प्रताप नारायण मिश्र की। लोकोक्ति शतक, त्रिप्यंताम और श्रृंगार विलास, ये इनकी प्रसिद्ध है जो रचनाएं हैं। प्रताप लहरी उनकी प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। प्रताप लहरी कई बार पूछी गई है। प्रताप लहरी जो है इनकी प्रतिनिधि जो कविता है उनका संकलन है। इन्होंने प्रेम की तुलना में समसामयिक देश दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन अधिक मनोयोग से किया है। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में भी हम बात करें तो मिश्र जी का अग्रणी स्थान है जो आता है। और प्रेमघन की भांति उन्होंने भी लावणी शैली में अनेक कविताएं लिखी है। ठीक है मामला। आगे हम बात कर लेते हैं जगन मोहन सिंह साहब की। जगन मोहन सिंह साहब, लिखिए ठाकुर जगन मोहन सिंह साहब 1857 से 1899 समयावधि मध्य प्रदेश की जो विजय राघवगढ़ रियासत है वहाँ के राजकुमार थे। विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे कौन? जगन मोहन सिंह। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है, एक बार पूछी भी गई है। तो विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार कौन थे? जगन मोहन सिंह साहब। इन्होंने काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। काशी से संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करते हैं। श्रृंगार वर्णन और प्रकृति सौंदर्य की अवतारणा उनकी जो मुख्य जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं। श्रृंगार वर्णन हो गई एक तो, और प्रकृति सौंदर्य का अवतार है जो अपनी रचनाओं में करवाना, ये इनकी काव्य है जो प्रवृत्ति प्रमुख रही है। रचनाओं में लिखिए आप एरो लगा के लिखिए रचनाएं। प्रेम संपत्ति लता, प्रेम संपत्ति लता समयावधि भी दी हुई है 1885। प्रेम संपत्ति लता 1885। श्यामा लता 1885। श्यामा सरोजनी 1886 और देवयानी 1886।
कई बार पूछी गई है इनकी रचनाएं, तो जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। और जगनमोहन सिंह में काव्य रचना की जो स्वाभाविक प्रतिभा थी वे भावुक मनोवर्ती की कवि थे, ठीक है, भावुक मनोवर्ती की थी इनकी। कल्पना, लालित्य और भावुकता, चित्रशैली और सरस मधुर ब्रज भाषा उनकी रचनाओं क्या अन्यतम है जो विशेषताएं देखने को मिलती है। अगले रचनाकार आते हैं अपने भारतेंदु युग के अंदर अंबिका दत्त व्यास। कौन आते हैं? अंबिका दत्त व्यास साहब। लिखिए, काशी के निवासी कौन? कविवर दुर्गादत्त व्यास के ये पुत्र हैं, अंबिका दत्त व्यास। और 1858 से 1900 समयावधि है। ये सुकवि थे। वे संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे, दोनों भाषाओं में साहित्य रचना करते थे। ये पीयूष प्रवाह पत्रिका का भी संपादन करते थे। पत्रिका क्या नाम? पीयूष प्रवाह। संपादक कौन? अंबिका दत्त व्यास। पावस पचासा सुकवि सत्सई, पावस पचासा 1886, सुकवि सत्सई 1887, हो होरी 1891 इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। हो होरी और सुकवि सत्सई कई बार पूछी गई है, तो ध्यान में रखना। पावस पचासा, सुकवि सत्सई और हो होरी इनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। इनकी रचना ललित ब्रज भाषा में हुई है और उन्होंने खड़ी बोली में कंसवध, जो कि अपूर्ण है, शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना भी आरंभ की थी। अंबिका दत्त व्यास का अपूर्ण एक प्रबंध काव्य कंसवध, किंतु इसके केवल 3 सर्ग ही लिखे जा सके। कंसवध के 3 सर्ग ही लिखे जा सके। इन्होंने समस्या पूर्तियाँ भी लिखी है। उनकी भारतीय संस्कृति में गहन आस्था थी। उन्होंने सरल और कोमलकांत पदावली के प्रयोग को है जो वरीयता दी थी। तो कंसवध जो अपूर्ण है, इसके केवल 3 सर्ग ही लिखे जा सकें, ये भी कई बार पूछा गया है। आगे हम बात करें राधा कृष्ण दास की, भारतेंदु युग के अंदर राधा कृष्ण दास की। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये पुफेरे भाई राधा कृष्ण बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, पुफेरे भाई थे ये। कविता के अतिरिक्त इन्होंने नाटक, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में बड़ा ही अच्छा काम किया है, साहित्य रचना की है। उनकी कविताओं में भक्ति मिलती है, श्रृंगार मिलता है और समकालीन जो सामाजिक राजनीतिक चेतना है उसको विशेष स्थान है जो प्राप्त होता है। वहीं हम बात करें भारत 12 मासा और देश दशा, समसामयिक भारत के विषय में उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। तो राधा कृष्ण दास की ये कविताएं कौन सी? भारत 12 मासा और देश दशा, ठीक है। ये कविताएं उनकी प्रसिद्ध किसकी? राधा कृष्ण दास साहब की, नोट कर लीजिए। इनकी कुछ कविताएं और है जिनमें राधा कृष्ण दास ग्रंथावली में संकलित है। वो जो और कविताएं इनकी कुछ, वो राधा कृष्ण दास जो ग्रंथावली उनके अंदर संकलित है। और उन्होंने भी खड़ी बोली और ब्रज भाषा में अपनी कविताएं हैं जो रची है साहब। अब इस भारतेंदु युग के जो अन्य कवि हैं उनको भी हम देख लेते हैं, उनकी रचनाओं के हम देख लेते हैं। लिखिए अन्य कवि, भारतेंदु युग के अन्य कवि, जिनमें भारतेंदु काल के अतिरिक्त हम बात करें तो अन्य कवियों का योगदान भी हम याद करने योग्य है। इनकी रचनाओं में भक्ति भावना और श्रृंगार वर्णन जो देखने को मिलता है। इस संदर्भ में नवनीत चतुर्वेदी का नाम आता है। नवनीत चतुर्वेदी 1868 से 1919। इनकी प्रसिद्ध कृति कुब्जा 25 रीति पद्धति की क्या सरस रचना है। तो नवनीत चतुर्वेदी की रचना कौन सी है? कुब्जा 25। नवनीत चतुर्वेदी की रचना लिखी है कुब्जा 25, जो कई बार पूछी गई है परीक्षा में। इनके शिष्यों में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने आगे चलकर विशेष ख्याति प्राप्त की और गोविंद गिल्ला भाई ने इस काल में श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधामुख षोडशी और षड्ऋतु भक्ति और प्रेम वर्णन संबंधी रचनाएं लिखी। तो गोविंद गिल्ला भाई ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? श्रृंगार सरोजनी, पावस पयोनिधि, राधामुख षोडशी और षड्ऋतु भक्ति और प्रेम संबंधी वर्णन जो रचनाएं हैं लिखी थी। नोट कर लीजिए। भी दिवाकर भट्टकृत लिखिए। दिवाकर भट्टकृत कौन सी है? नखशिक और नवोडा रत्न भी रीति पद्धति की रचना है। दिवाकर भट्टकृत नखशिक 1884 और नवोडा रत्न 1888 ये रीति पद्धति की रचनाएं हैं। वहीं आगे हम बात करें तो रामकृष्ण वर्मा बलवीर ने भी बलवीर पचासा लिखी। बलवीर पचासा। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे का प्यारे प्रमोद भी श्रृंगार पर कविता लिखी। और गुलाब सिंह की प्रेम सत्सई और राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप का प्रेम संदेशा। राव कृष्ण देव सिंह गोप का प्रेम संदेशा, ठीक है। ये श्रृंगार पर जो कविताएं कृतियां हैं जो देखने को मिलती है भारतेंदु युग के अंदर। आगे हम बात करें तो इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी कविताएं लिखी गई। इनमें राधाचरण गोस्वामी की नव भक्तमाल लिखी। राधाचरण गोस्वामी आगे डैश करके लिख लीजिए नव भक्तमाल। राधाचरण गोस्वामी क्या? नव भक्तमाल पूछी गई है। गोविंद गिल्ला भाई की नीति विनोद। गोविंद गिल्ला भाई की और एक नीति विनोद
और दुर्गादत्त व्यास के अधमोद्धारक शतक, ये भी प्रसिद्ध है। आगे हम देखें तो भारतेंदु युग पुरातन और नवीन संधि स्थल पर स्थित है। भारतेंदु युग जो है पुरातन और नवीन के संधि स्थल पर स्थित है और इस युग की उपलब्धि यह है कि इसमें इसके जो पूर्व रीतिकाल श्रृंगार की प्रवृत्ति पर जो बल रहा था उसके स्थान पर कविगण समाज और राष्ट्र के उद्बोधन देने वाली लोक मंगलकारी दृष्टियों की ओर जो उन्मुख होने लगे, जिसकी पूर्ण परिणति आगे चलकर दिव्य युग में जो परिलक्षित होती है। तो आज हम यही देखेंगे रचनाएं। अब हम भारतेंदु युग का जो गद्य साहित्य, ये तो लगभग रचनाएं थी जो पद्य साहित्य की थी। अब हम कल देखेंगे भारतेंदु युग का गद्य साहित्य। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों के साथ पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। और 3 बजे वाली क्लास आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, सारे चैप्टर है जो प्लेलिस्ट में दिए हुए। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।